ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश और मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्तु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से आपके सुझाव के अनुरूप प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है। जन्म तिथि कुछ जो अंक ज्योतिष में दिखाए गए हैं वह भी गूगल से लिए गए हैं और यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन पर दबा दें। प्रस्तुति 5 भागों में है और यह 5 भागों का विवरण इस प्रकार है। पहले भाग में पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित चर्चा है और इसी के पहले भाग का से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते रह रहे हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग, इसे तारा बलम कहते हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं स्थायी रूप से, और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं चंद्रमा, उन दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज का दिन कैसा रहने की संभावना है, यह इसका जिक्र है, यानी नक्षत्र के अनुसार। इसे तारा बलम कहते हैं और तारा बलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो आज के दिन के बारे में जिक्र होता है, और जब सभी सामान्य रूप से 9 तारा चक्र पद्धति को देखते हैं, जो मूल रूप है तारा बलम का, वह जातक के ग्रहों के बारे में चर्चा होती है, नक्षत्रों के बारे में चर्चा होती है। इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे प्रस्तुति में। तीसरा भाग, नक्षत्र से हटकर चंद्रमा जिस राशि में है, यानी चंद्रमा स्थायी रूप से जन्म कुंडली में जिस राशि में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत। और चौथा भाग चौघर या मुहूर्त से संबंधित है, जो सभी कार्यों के लिए कौन से उपयुक्त अनुपयुक्त मुहूर्त हैं यह दर्शाता है। कौन सी अवधि है जिसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं, चाहे वह दैनिक कार्य हो या विशेष कार्य। इसकी उपयोगिता काफी है, विशेष चर्चा प्रस्तुति में। और अंतिम भाग, अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है, अंकों के अनुसार और अंक के पर अंकों की दुनिया का संक्षिप्त परिचय, अंक ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय, ज्ञान वर्धन है। तो ये रहे हमारे 5 अपने प्रस्तुति के 5 हीरे मोती। कहीं आप जाएंगे नहीं, हर प्रस्तुति आपके लिए महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है, उपयोगी भी। तो चलिए हम आपको पहले भाग में ले चलें। इसके पूर्व पंचांग शब्द के अध्ययन, हल्की सी चर्चा पंचांग पर करते हैं कि पंचांग, हम जानते हैं कि पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त से देखे जाते हैं, किंतु जीवन में इसकी महत्ता क्या है, इस पर चर्चा करें। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते
तो चलिए पंचांग की भूमिका हमारे जीवन में जो अहम है, इसको देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए, आज बुधवार का दिन है, ज्ञान अर्जन कर उसे बांटने का दिन है, बुद्ध देव का दिन है, श्री गणेश का दिन है, मां शारदे का दिन। साझा जरूर करें अपने इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं। तो चलिए पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते हैं। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 27 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:28 पर, सूर्यास्त 6:14 पर। सनराइज एट 5:28 AM एंड सनसेट एट 6:14 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करें, यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंग, वार बुधवार, तिथि अपराह्न 3:44 तक चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात पंचमी जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत। नक्षत्र प्रातः 6:04 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। योग अपराह्न 12:35 तक, शुभ उसके बाद शुक्ल। करण अपराह्न 3:44 तक विष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात कल भोर के 4:48 तक बौ और फिर बालव। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व बोल ओम नमः शिवाय जपते हुए भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उसके फल क्या है। तो जब तक चतुर्थी तिथि है और जब उसके पश्चात पंचमी तिथि पर भोले का नाथ का वास कहाँ है, यह देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक शुक्ल पक्ष चतुर्थी है तब तक वे क्रीड़ा स्थल पर हैं, यानी रात अपराह्न 3:44 तक। उसके बाद वे कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि शुक्ल। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल देर रात्रि 1:37 से 3:24 तक। दरबार सिद्धि योग प्रातः 5:28 यानी सूर्योदय से प्रातः के 6:04 तक। रवि योग भी सर्वात सिद्धि योग की तरह सूर्योदय 5:28 से 6:04 प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:49 तक। गोधूली विलय संध्या 6:15 से 6:36 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:13 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र, मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:51 से 1:26 तक। गुलिक काल दिन के 10:15 से 11:51 तक। यमगंड प्रातः 7:04 से 8:39 प्रातः तक। और वर्ग मुहूर्त अपराह्न 2:57 से 4:44 अपराह्न तक। और भद्रा अपराह्न 5:28 से 3:44 अपराह्न तक। आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि अशुभ। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के गोचर की स्थिति देखते हैं, जो आज स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। ग्रहों के गोचर में कोई परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा आज रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे कन्या राशि से तुला राशि में आएंगे। और जब तुला राशि में आएंगे तो तुला के जो
स्वामी होते हैं, ग्रह स्वामी, राशि स्वामी, वे शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव स्वयं कर्क राशि में है और चंद्रदेव भी तुला राशि में आएंगे। इसलिए इन दोनों ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन होगा। इस प्रकार आज अंश के अनुसार यदि देखें तो सभी ग्रह शक्तिशाली हैं और मित्र राशि में एक ग्रह है, शत्रु राशि में पांच ग्रह हैं, सम राशि में दो ग्रह हैं और अपनी राशि में सूर्य देव। सूर्य और चंद्रमा की राशियों में दो दो ग्रह हैं और बुध की राशि में तीन ग्रह हैं। मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में दो ग्रह, सम नक्षत्र में एक ग्रह और अपने ही नक्षत्र में चार ग्रह। और वे अपने नक्षत्र वाले ग्रह चंद्रदेव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव। बृहस्पति देव, शनि देव और चंद्रदेव ये तीनों ग्रहों के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं और मंगल और राहु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम पहले भाग की प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। चाहे आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, कहीं जाइएगा मत, बस। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के दूसरे भाग। ताराबलम यह चंद्रमा के गोचर से संबंधित रखता है। ताराबलम के सामने जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं ये सभी चंद्रमा के जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे वहां उसके, और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है वह जन्म कुंडली में स्थायी रूप से चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां उसके नाम, और इन दोनों का मिलन जहां होता है वही आज का उस नक्षत्र में जन्मे जातक का फल। यह ताराबलम पर आधारित है और ताराबलम मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित। ताराबलम आज के बारे में जिक्र करता है क्योंकि वह चंद्रमा से संबंध है और नव तारा चक्र पद्धति ग्रहों से संबंध है। कौन से ग्रह शुभकारी होंगे जातक के लिए, कौन से अशुभकारी होंगे, किस अवधि तक होंगे, यह दशा महादशा से जान सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हैं, कौन से शुभकारी हैं कौन से अशुभकारी हैं, इससे हम जानते हैं। नव तारा चक्र पद्धति मूलतः वह सिद्धांत पर है ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं और यह परिमाणित है, प्रमाणित है कि ग्रह के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रह का यदि जान जाएं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं कौन से अशुभकारी, तो हम यह क्या अग्रिम में नहीं जान सकते कि दशा महादशा किस दशा महादशा का फल हमारे लिए शुभकारी होगा। और यह जब जान जाए कि कब शुभकारी होगा, कौन सी अवधि अच्छी होगी, कौन सी अवधि हमारे लिए चुनौती लिए बड़ा होगा, तो मानसिक रूप से सभी कार्यों को अच्छे मुहूर्त में करने का, अच्छी अवधि में कर्क निष्पादन कर शुभता कायम रखने का, सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं और उसी अनुरूप कार्य करते हैं। साथ ही साथ चुनौती भरे पूर्ण समय अवधि को सामना करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं, जिससे हमें वेदना कम होती है, पीड़ा कम होती है। यह दशा महादशा का फल इससे जानने के बाद उसी तरह जन्म कुंडली में बहुत अच्छे भाव में हमारी कुंडली में ग्रह बैठे हो सकते हैं
दिख रहे हैं बहुत अच्छे भाव में, भाग्य भाव के स्वामी, किंतु उनकी स्थिति नौ तारा चक्र पद्धति से, ग्रहों के मन नक्षत्र से अच्छी नहीं है, फिर अच्छा फल कैसे देंगे। उसी तरह से हम यदि ऐसे व्यक्ति का पहचान कर ले अपने जीवन में, इस नक्षत्र के व्यक्ति हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं, बाधा कारक हो सकते हैं, विपत्ति का कारण बन सकते हैं, तो हम ऐसे नक्षत्र के व्यक्ति से कोई भी व्यवसाय संबंधी या किसी भी संबंध में रिश्ता बनाने से, संबंध बनाने से हम अपने आप को पहले सावधान करें। इस प्रकार हम सब कुछ नवतारा चक्र पद्धति से अग्रिम जान सकते। तो चलिए संक्षिप्त चर्चा नवतारा चक्र पद्धति पर करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नवतारा चक्र पद्धति पर आपके ज्ञान के लिए हमने YouTube पर अलग पोस्ट करके रखा है, जिसमें माँ जानकी, श्री राम तथा उनके भक्त हनुमान की जन्म कुंडली रखी। साथ ही साथ नवतारा चक्र पद्धति से प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि उनके साथ कितने अच्छे संबंध थे, कैसे संबंध, जो इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हर की जीवा पर। और यह प्रमाणित होता है नवतारा चक्र पद्धति, इसलिए इसकी सटीकता प्रमाणित होता है। तो चलिए उस प्रस्तुति को देखेंगे। अभी फिलहाल हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं नवतारा चक्र पद्धति के कैसे काम करता है। तो ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए नक्षत्र को 27 नक्षत्र कुल होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए नक्षत्रों को 9 नक्षत्र का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखते थे। पहले से 9वां तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। हमने जो नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा था, उसमें से हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र लेकर केतु देव से उसको जोड़ा गया। पहला ग्रह यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र के स्वामी केतु देव बने। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र के समूह के नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव बने। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव बने। चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव बने। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामी बुधदेव बने। और यह सूची इस प्रकार की, यह आपके लिए उपयोगी होगा, इसे सहेज सकते हैं। तो पहला केतु देव को पहला नक्षत्र, पहला 10वां और 19वां नक्षत्र मिला, जो अश्विनी, माघ और मूला बने। दूसरा भरणी, दूसरा नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, 11वां और 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के स्वामित्व शुक्रदेव को गया। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को गया। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फलित करते समय यह ध्यान दें कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उसके स्वामी कौन बनते हैं। हम उदाहरण एक लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है। किसी एक को भी पकड़ सकते हैं, विशाखा नक्षत्र में हुआ है मान। तो पूर्व पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए जो उसके स्वामी होंगे बृहस्पति देव, और गणना यहीं से आरंभ होगी। यानी पहला ग्रह बृहस्पति बनेगा। जातक का जन्म बृहस्पति के दशा महादशा में भी हुआ होगा, तो बृहस्पति पहला ग्रह बने, वहां से हम गणना आरंभ करते हैं और ग्रहों को गिनते हैं। दाहिनी ओर चलते हैं, यानी बृहस्पति के बाद
दूसरा ग्रह शनिदेव बने, तीसरा बुध बने, और पुनः चौथा केतु देव, पांचवा शुक्र देव, छठा सूर्य देव, सातवां चंद्रदेव, आठवां मंगल देव और नौवां राहु देव। और इस प्रकार इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला ग्रह बृहस्पति मिश्रित फल देते हैं, शुभ कम और अशुभ थोड़ा ज्यादा, यानी पीड़ा थोड़ा देते हैं। जातक का जन्म रोते ही होता है। तो पीड़ा होती है, इससे पहला ग्रह मिश्रित फल से होता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह, यानी इस जातक के लिए शनिदेव, शुक्रदेव, सॉरी, शनिदेव, केतु देव, सूर्य देव और मंगल और राहु देव, ये शुभकारी होते हैं। क्योंकि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह बने। दूसरा ग्रह बुध देव, चौथा ग्रह, दूसरा ग्रह शनिदेव, चौथा ग्रह केतु देव, छठा ग्रह सूर्य देव, आठवां ग्रह मंगल देव और नौवां ग्रह राहु देव बनते हैं, जो शुभकारी होते हैं। वहीं इसके विपरीत पहला, तीसरा, इस जातक के लिए बृहस्पति देव, बुध देव, शुक्र देव और चंद्र देव पीड़ादायक। और इनकी पीड़ा जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, पहला में कम, तीसरा मुझसे ज्यादा, पांचवा मुझसे ज्यादा और सातवां में सबसे ज्यादा, यह पीड़ा होती है। इसलिए यहां से हम जान सकते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए या विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बुध देव, शुक्रदेव और चंद्रदेव तो फल नहीं देते। तो अगर हम यह यहां से जानकर हम यह तो देख सकते हैं कि जो अच्छे ग्रह कौन कौन है, यानी बुध देव, शुक्रदेव और चंद्रदेव की जब दशा महादशा जो होगी वह हमारे लिए पीड़ादायक होगी। वहीं इसके विपरीत जो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनेंगे वे शुभकारी होंगे। तो हम क्या अग्रिम, अगर हमें पता चल गया कि यह ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, तो हम क्या सभी कार्यों का निष्पादन उस दशा महादशा में नहीं कर सकते यदि करने योग्य है? और यदि हमें यह भी अग्रिम से पता चल जाए यह दशा महादशा हमारे लिए पीड़ादायक होगा और इसकी पीड़ा की मात्रा इस प्रकार हो सकती है, तो हम मानसिक रूप से अपने आप को उस पीड़ा को झेलने के लिए तैयार होते हैं, जो कि हमें कम वेदना देता है। जन्म कुंडली में ग्रह जो हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से ग्रह, इसकी पहचान। और ये बृहस्पति पहला ग्रह के जो नक्षत्र समूह हुए, तीसरा ग्रह के नक्षत्र समूह हुए, यानी पहला के पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, तीसरा के अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती, पांचवा के भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ और सातवां के रोहिणी, हस्ता और श्रवण, ये नक्षत्र के व्यक्ति हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, विपत्ति का कारक बन सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं और अति पीड़ा के भी कारण हो सकते हैं। यानी चंद्रमा में जन्मे जातक हमारे लिए अति पीड़ा के कारक बन सकते हैं, शुक्र के जन्मे जातक हमारे लिए बाधा का काम कर सकते हैं, केतु में जन्मे जातक हमारे लिए विपत का कारण। ठीक उसी प्रकार यदि हम कहें शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक संपत्ति के कारण बन सकते हैं। तो शनि देव को जन्म कुंडली में भी देख सकते हैं, जहां पे बैठे हैं वहां से हमें धन मिल सकता है। और इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति का हम अध्ययन कर सकते हैं कि कौन से जातक, यदि बिजनेस पार्टनर बनाना है और शनि देव के नक्षत्र के जातक से हम बिजनेस पार्टनर बनाता है, कोई बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक, तो उसके लिए संपत्ति मिलता है, यानी फाइनेंशियल गेन्स उससे मिलते हैं। तो ये रहे संक्षिप्त चर्चा नवतारा चक्र पद्धति पर। विस्तार से आप हमारी प्रस्तुति को देखें।
जिसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली रखी है, और यह प्रमाणित करने का कोशिश किया है कि जो दिखता है वह सही है। यानी जन्म कुंडली और नवतारा, यानी उनके जन्म कुंडली और इतिहास के पन्नों और हमारे जीवा पर जो विचार है उनके संबंधों के, और नवतारा चक्र पर भी प्रमाणित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के तारा बल को देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। प्रातः 6:04 तक चंद्रमा हस्ता में है, उसके बाद वे चित्रा में जाते हैं। तो चंद्रमा चंद्रमा जब हस्ता में है तो उसके फल क्या होंगे, और जब चित्रा में जाएंगे उसके फल क्या, यह हम जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी भी जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ में हुआ है, तो हस्ता में जब 6:04 का जो समय है तक का, वह विपद का कारक है। उसके बाद शुभ कारक होता है क्षेम कारक। वहीं किसी जातक का जन्म यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो पहला भाग नैधन्य का है जो कि अति अशुभ है। उसके बाद मित्रता का है जो शुभ है। इसी प्रकार हम किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक का आज के दिन के बारे में आकलन कर सकते हैं, जांच सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके अनुसार हम आज के दिन में योजना बना सकते हैं कार्य करने की। अब आपके पास यह मस्तिष्क में आ रहा होगा कि यदि आज हमारे लिए दिन अच्छे नहीं है तो उपाय क्या है। तो आपको बता दें, दिन अच्छे नहीं है यानी सही में अच्छे नहीं है। आप उस मुहूर्त को, उस समय को त्यागें, कोई भी नया काम नहीं आरंभ करें। जहां तक हो सकता है उसे टालें, उपाय के पीछे न रहें, क्योंकि जोखिम न लें। फिर भी उपाय की सारणी तो जरूर है, किंतु यह प्रमाणित नहीं है। इसलिए हमें यह कहने में अ, परेशानी नहीं हो रही है कि इसे अपनाए नहीं, आजमाए नहीं। अपनाना तो दूर, आजमाए भी नहीं। किंतु फिर भी जानकारी के हेतु मैं ये आपके ज्ञान वर्धन हेतु ये बता रहा हूँ कि कहीं से हमने संकलित किया है कि तारा यदि आज का जन्म में होता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में होता है तो गुड़ का दान करें, यदि प्रत्यरी में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में है तो मुहूर्त को त्यागें, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो ये रहे आज के तारा बलम और नौ तारा चक्र पद्धति पर विस्तृत चर्चा। अब हम आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है स्थायी रूप से, और जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल। तो चंद्रमा फिलहाल रात्रि के 7:21 तक वे कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में रहेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव बनते हैं, और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव। तुल जब तक कन्या राशि में है तब तक इनका और बुधदेव के साथ आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि ये आप बुधदेव कर्क की राशि में, और कन्या कर्क राशि में जो चंद्रमा की राशि है, और चंद्रदेव कन्या की राशि में जो बुधदेव की राशि। जब ये शुक्रदेव की राशि में जाएंगे तो शुक्रदेव भी कर्क राशि में है, इसलिए शुक्रदेव और चंद्रदेव का आपस में राशि परिवर्तन होगा जब चंद्रदेव तुला राशि में आएंगे, जिनके स्वामी शुक्रदेव। तो चलिए इस पद्धति को, जो राशि के अनुसार हम देखते हैं आज दिन की शुरुता, उस पद्धति को चंद्र बलम कहते हैं। तो जब तक चंद्रमा कन्या राशि में है तब तक मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। उसके बाद जब वे तुला में जाते हैं तो मेष, वृषभ, सिंह, तुला,
धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के साथ। शेष राशि वाले जातक इष्ट देव का ध्यान धरें, सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्तुति को से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त होता है। यह चौथी प्रस्तुति है। चौघड़िया शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता काफी है। दैनिक कार्य से लेकर पूजा पाठ या नया कार्य जो हम करने जा रहे हैं उस वहां तक हम इसको का उपयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके और आप उसको उपयोग करें अपने दैनिक जीवन। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं। दिन के 8 चौघड़िया रात, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये सातों चौघड़िया सप्ताह के सातों दिन से संबंध हुए। आज का सूर्योदय के समय जो दिन रहेगा साप्ताहिक दिन, चौघड़िया वही आरंभ होता है। और चूंकि 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, लेकिन 8 चौघड़िया होते हैं, इसलिए जो आदि का चौघड़िया जो होता है सूर्योदय के समय का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया होता है। रात्रि आरंभ का जो चौघड़िया होता है वही रात्रि समाप्ति यानी सूर्योदय के पहले का चौघड़िया। तो 7 चौघड़िया 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध हुआ और ये 7 साप्ताहिक के दिन के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हुआ। और ये ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए सभी चातु चौघड़िया विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त। इसमें अमृत चौघड़िया जो सोमवार भोलेनाथ से संबंध रखता है, सोमवार से संबंध रखता है, चंद्रदेव से संबंध होता है, वो अति शुभ और अशुभ कार्य लाभकारी है। अमृत नाम भी है और सभी का प्रकार के कार्यों के लिए यह अच्छा होता है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी कोई भी चौघड़िया इस अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, ताकि हमारे जो कार्य है उसमें शुभ जो शुभ है शुभता बनी रहे, अशुभता कहीं छटकने न पाए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया कैसे? तो आज का चौघड़िया चूंकि दिन आज का बुध से आरंभ हो रहा है, जो ज्ञानार्जन से संबंध रखता है। लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से समाप्ति है और रात्रि सूर्य के चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया से आरंभ है, उद्वेग के चौड़े चौघड़िया से रात्रि समाप्त। दिन का चौघड़िया 8:39 से 10:15 तक जो काल चौघड़िया है वह काल बेला से ग्रसित। याद रखें, काल चौघड़िया अक्सर काल बेला से ग्रसित हो सकता है और इसके अतिरिक्त वह वार बेला और राहु काल से भी ग्रसित। तो आज का चौघड़िया काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, जो कि 8:39 से दिन के 10:15 तक है। रोग चौघड़िया जो मंगल से संबंध रखता है, शत्रुओं से संबंध रखता है, वही 11:51 से 1:26 तक है, जो वार बेला और राहु काल दोनों से। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया विद्यार्जन से संबंधित है, 2:40 से 4:04 तक। देर रात्रि यानी कल भोर तक यह काल रात्रि से ग्रसित है। इन 3 चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, शेष चौघड़िया का उपयोग करना। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। अंतिम पड़ाव पर हम आ गए, 5वां भाग। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा होती है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, कुछ अंक हम बनाते हैं और यह अंक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अंक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा देते हैं, अंक विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी देते हैं। जब अंक असंतुलित होते हैं तो हमें परेशानी और बाधा देते हैं, इसलिए अंकों को पहचान कर हम अपनी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो ये अंक जो होते हैं 1 से 9 अंक तक ही होते हैं, यानी 1 से 9 अंक जो होते हैं वह महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। यही प्रयोग होते हैं हमारे जीवन में। एकल अंक, तो जब भी कोई अंक ऐसा अंक मिलता है जहां 1 से ज्यादा अंक प्रयुक्त हुए हैं, डिजिट्स ज्यादा हैं, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर
एकल अंक में परिवर्तित कर हम उसका उपयोग करते हैं। अब दूसरा भाग, शून्य जो है ये गो गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। इन 1 से 9 अंकों को देखें तो पांचवा अंक मध्यम अंक है, जो कि बैलेंस करता है, सभी अंकों को संतुलित करता है। 5 अंक अपने से आने वाले पूर्व और बाद के अंकों को संतुलित रखता है। ये सभी 1 से 9 अंक के जो अंक हैं, इनके स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। एक के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि और नौवां का मंगल। इन 1 से 9 अंक के को अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी एक को राजा या सरकार से संबंध रखता है, दूसरा को रानी या पार्टनर के साथ संबंध है, तीसरा को गुरु से उन्हें कहा जाता है, बताया जाता है। 4 को शरारती तत्वों से के रूप में जाना जाता है, 5 को राजकुमार के रूप में, 6 को मंत्री के रूप में या सुख सुविधा देने वाले व्यक्ति से संबंध, 7वां धर्म गुरु या ऐसे व्यक्ति जिनमें पूर्वाभास होता है किसी भी अ, घटना का। 8वां जो हमसे नीचे तबके के लोग हैं, जो अधीनस्थ लोग हैं, जो घर के नौकर चाकर हैं, उनसे संबंध रखता है, न्यायालय से। और 9 अंक सेनापति, पुलिस और डॉक्टर उसका नाम से जाने जाते हैं। तो ये रहे हमारे अंकों का विशेष नाम। हमारे जीवन में अंक स्टैटिक होते हैं, कुछ अंक स्टैटिक होते हैं यानी स्थिर होते हैं, कुछ अंक बदलते हैं। स्टैटिक अंक वो होते हैं जो हमारे जन्म पत्रिका में तिथि, जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं, और उनसे कुछ अंक निकलते हैं। तिथि से हमारा प्राइम नंबर निकलता है, ड्राइवर निकलता है, और तिथि, माह और वर्ष से भाग्यांक निकलता है, कंडक्टर। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था कि जब भी 1 से ज्यादा अंक वाले समूह मिले, जैसे मोबाइल अंक, मोबाइल नाम हुआ, गाड़ी संख्या हुई, आदि आदि, तो सभी अंक में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया। कुछ अंक शब्दों में कुछ शब्दों में शब्द भी हमारे पास आते हैं जो डायनेमिक हुआ करते हैं, बदलते रहते हैं, और इनको भी अंकों में बदला जा सकता है। और यह अंक बदलने की प्रक्रिया कि हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, उससे उनको परिवर्तित कर, जो अंक प्रयुक्त होते हैं, जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं, उनको उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर जो भी निकाला जाता है, फिर एकल अंक निकाला जाता है। और सबसे पहला अगर कोई ये डायनेमिक अंक में होता है हमारे जीवन में, जो जीवन पर्यंत चलता है, वह है नाम। तो नाम को हम अंक में कैसे परिवर्तित करें? एक उदाहरण ड्राइवर का, इसके पूर्व एक तिथि ली गई है। यह इस तिथि को जो ये स्टैटिक नंबर, स्थिर नंबर है, जन्म तिथि जो हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त, और हम जब जोड़ते हैं इसको, तो आप देखते हैं आज की तिथि जिनका है, किसी व्यक्ति का जिसका जन्म आज की तिथि और माह और वर्ष 1972 है, नेहा धूपिया का, बधाई हो। लेकिन आज इनका देखें तो 27/8/1972 इनका जन्म तिथि है। मूलांक इनका 27 को जोड़ते हैं, जन्म तिथि को जोड़ते हैं तो मूलांक 9 निकलता है। सभी अंकों को जोड़ते हैं, जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक में आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, यानी दोनों मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं होने चाहिए। इस जातक के बारे में 9 और 9 अंक जरूर हैं, लेकिन क्या ये मित्र हैं आपस में? नहीं। सत्य, ये हम आगे देखें। तो हम जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, तो वह अंक होता है, दूसरा अंक होता है नामांक, जो कि संतुलित। अब नाम की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए नामांक कैसे निकालते हैं यह आप नामांक में हमने, अब आप देखें कि सभी अक्षरों के अंकीय मूल्य हैं, और उस नामांक को हम गणना में लेते हैं।
नाम में यह सुनिश्चित करते हैं, यदि किसी का नाम हम बचपन में तय कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अक्षर से आरंभ न हो। जैसे इस जातक का देखें, नेहाथोपिया का हमने पहला नाम ही रखा है यहाँ आपके उपयोग के लिए। आप पूरा नाम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप नेहाथोपिया का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर भी 9 है, और ऐसी स्थिति में आपस में टकराव है तो इनको नंबर चाहिए 5, और इन 9 और दोनों को बैलेंस करते हैं 5 अंक। इसलिए इनका जो नाम का पहला अक्षर 5 से शुरू होता है, यानी एन से शुरू होता है, जो 5 देता है अंक, तो यह इनके लिए शुभकारी है। अब हम यह देखते हैं कि कौन अंक किसके शत्रु है। तो 1 के शत्रु 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3। इसी तरह से हम 8 और 9 पे जाते हैं, और 9 अंक में देखते हैं कि 9 अंक 9 का भी दुश्मन है, 7 अंक 7 का भी दुश्मन है, 8 अंक 8 का भी दुश्मन, 4 अंक 4 अंक का भी दुश्मन। ये कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने हित दुश्मन। तो इनका नाम का पहला अक्षर, यदि कोई जातक का जन्म ऐसे मूलांक में हुआ है या भाग्यांक उनका 4 पड़ता है, तो वैसी स्थिति में उनका नाम का पहला अक्षर FPDMTBKR नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 8 है, 1 है, और भाग्यांक 4 है, तो वैसे व्यक्ति का जो नाम का पहला अक्षर, जो हमने कहा FP8 के लिए आता है और शेष अंकों के लिए आता है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि किसी का मूलांक 3 है, ड्राइवर 3 है, और भाग्यांक 4 है, वैसी स्थिति में 3 तो के दुश्मन 6 और 4 के दुश्मन 8 9 4, ये 5 अंक इनके दुश्मन। इसलिए इनका नाम का पहला अक्षर UVW FPDMTEPKR नहीं होना चाहिए, यानी UVW ये भी जुड़ गए। तो ये इस तरह से हम नाम को प्रारंभ में, नाम को अगर सही कर सकें जिससे उनके जीवन में बाधा कम आए, तो यह उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा, शुभ होगा। और यही वजह है कि अंक ज्योतिष को, क्योंकि सीखना आसान है, इसको प्रयोग में लाना आसान है, इसलिए अंक ज्योतिष हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है। और हर, कम से कम हर घर में, हर परिवार में एक अंक ज्योतिषी होना चाहिए, क्योंकि इसके सीखना बहुत आसान है, इसको अप्लाई करना आसान है, और इसके लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। लक्ष्य यही है कि अंक ज्योतिष घर घर पहुंचे, हर व्यक्ति इससे वाकिफ। तो चलिए आज का अंक देखते हैं। आज के अंक क्या बोल रहे हैं। आज का दिनांक 27/8/2025 है। मूलांक 9 है, भाग्यांक 8 है। 8 एक ऐसा अंक है जिसके कोई भी मित्र नहीं, और शत्रु 1 से 4 तक सभी हैं, तथा 8 और 9 भी हैं, यानी 8 अपने अपने अंक 8 को भी शत्रु मानता है। 5 14, 5 और 6 7 मूलांक वाले जातक के लिए 8 तटस्थ, यानी ये जिन जातक का जन्म 5 14 23 तारीख को हुआ, किसी भी माह का 6 15 24 को हुआ या 7 16 25 को हुआ, उनके दिन सामान्य हो। शेष जातकों के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। जिनका मूलांक 1 3 2 3 4 होता है, तो विशेष सावधान रहें, और 8 9 वाले जातक भी सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की, छोटे बड़े हर पोस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके और आप इसे लाभान्वित
सभी सब नए पुराने सब्सक्राइबर्स से अनुरोध है, इसे साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इसका प्रस्तुति का फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, ज्ञान अर्जन कर सकें और उसका उपयोग कर सकें और अपने जीवन में शुद्धता ला सकें और शुद्धता कायम कर सकें। इन शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे से प्रार्थना करते हुए कि आपके लिए शुभकारी हो। जय बुद्धदेव, जय मां शारदे, जय श्री गणेश।